गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम कबीर ठाकुर है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। साथियों, मैं आज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मेरी क्वालिफ़िकेशंस एम ए इन पॉलिटिकल साइंस प्लस बीएड है। मैंने अभी तक 8 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं जम्मू कश्मीर स्टेट्स में, और मुझे 3-4 जगह ऑर्डर्स भी आए हैं। और ये इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथियों के लिए, गरीब साथियों के लिए जिनको पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कोचिंग हासिल कर सकें, और उनके लिए मैं ये फैसिलिटीज़ यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल कबीर ठाकुर से आप हेल्प ले सकते हैं, और मेरा मकसद रहेगा कि मैं आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, जिग्राफिया, इकनॉमी, पॉलिटी, हर कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम चलते जाएंगे। और सबसे पहले मैं आज जो मेरा मकसद है, आज मैं आज जो मेरा सबसे पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है इंडियन पॉलिटी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाए, इंडियन पॉलिटी का सिलेबस उसमें होता ही होता है। और इंडियन पॉलिटी एक अहम रोल निभाती है सिलेक्शन के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए आपको इंडियन पॉलिटी का तैयारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आपकी तैयार है, आपके 10-15 नंबर समझो किसी भी एग्ज़ाम में आप आराम से ले सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी उतनी टफ भी नहीं, सबसे ईजी है। जब आप इसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे, आप मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए, आप मेरी वीडियोस को देखते जाइए, आप गारंटी है कि आप 100% परफॉर्म करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। जो पॉलिटी का इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, आपको नेट की तैयारी कर रहे हैं आप पॉलिटिकल साइंस में, उसमें भी आपको हेल्प होगी। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप पर्टिकुलरली हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो रिसेंटली अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें निकली हैं, इसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियोज़। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाऊंगा और आपको क्लियर कंसेप्ट्स आप तक पहुंचाऊंगा। और सेकंड बात ये रही कि जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, आपको हर एक वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप देखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से आपको चलता जाना है। और मैं आपको बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करूंगा जो मैंने खुद अपनी दम पे अंडरस्टैंड की है। मैंने कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं ली है, ना ही मैंने खुद बुकों को पढ़कर ये जो मैं खुद नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने साथियों को हेल्प कर दूँ, जो भी कोई बेनिफिट उठाना चाहता है। जम्मू कश्मीर में भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि 80,000 प्लस पोस्ट है वैकेंट से, तो पोस्ट निकालने वाले, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। गारंटीड है आपकी जॉब्स। जो चाहते हैं अपने अपने पाँव पे खड़े होना, जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में आना चाहते हैं, मेरा मकसद वीडियोस बनाने का कुछ नहीं है, मुझे पैसा कमाने की कोई लालच नहीं। मेरा मकसद ये है कि मेरे देश के जो यूथ्स है वो गलत रास्ते पे ना जाए, एक प्रॉपर स्ट्रीम पे आ जाए, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आ जाए, तैयारी करें, नॉलेज हासिल करें, ताकि वो एक अच्छा सिटीजन्स हमारे मुल्क का बन सकें और कंट्री को सर्व कर सकें। ये मेरा मकसद है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाने के बाद पैसा कमाऊं। मेरा ये मकसद है कि मेरी यूथ जो गरीब जवान हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशंस एमए है, बीएड है, कोई 12th पास है, तो 12th 10th से लेकर 12th कोई है, ग्रेजुएट है, सबके लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। और इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, अपना कैरियर स्कोर कीजिए। जहाँ पे भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी, माई नंबर्स, मैं आपको चैनल्स पे अपना नंबर भी दे दूँगा। और आज से हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, बट मैं आपके सामने इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ईज़िली आपको ईज़िली
आप इसको 1 मंथ में आप कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल 100% आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि इंडियन पॉलिटी में आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, गारंटीड है। बट आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम फालतू बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे चले जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ हिस्टोरिकल, जहाँ पे मैं लकीर खींच रहा हूँ यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हिस्ट्री का टॉपिक्स है। सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने के लिए इंडियन पॉलिटी की बुक्स, जैसे आप बुक्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लक्ष्मीकांत, एक बेस्ट बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप तो मैंने लक्ष्मीकांत से ही नोट्स प्रिपेयर किए हैं और कुछ और जगह से भी हेल्प ली है। तो सबसे पहले देखेंगे आप, हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है हमें। हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़नी है हमें। कहाँ से पढ़नी है? 1600 ईस्वी से लेकर 1950 तक पूरा पढ़ना है हमें। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन 1946 के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में लग जाएंगे। तो ये इसलिए पढ़ना है कि किस तरीके से हिंदुस्तानियों में एक सोच आई। यह इसलिए ज़रूरी पढ़ना है कि किस तरीके से हिंदुस्तानियों की सोच जो डेवलप हुई कि उन्होंने सोचा कि हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से उनके अंदर एक सोच डेवलप हुई। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें यही बताता है। पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब पढ़ेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ 1935 की बात, उससे भी कुछ कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक, आपको एक मादा बन जाएगा कि किस तरीके से लाज बनते गए, हिंदुस्तानियों की सोच बढ़ गई कि हमें भी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, हमें भी एक इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए, हमें भी अब खुद लाज बनाने की पावर्स होनी चाहिए। किस तरीके से उनकी सोच डेवलप हुई, तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे। आज पहला दिन था इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शंस डेज समझो है आज ये। तो हम इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम में, आईएएस की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा ये। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा जिसको हम तैयार करेंगे, हिस्टोरी। जो हिस्टोरी का टॉपिक है उसको हम 4 डेज लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट होगा। कोई आईएएस की तैयारी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसको इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट है, किसी को पॉलिटी ऑप्शनल है, पॉलिटी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो उसको भी हेल्पफुल होगा ये। किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की, जम्मू कश्मीर में रिसेंटली अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहा था मैं, तो उसमें भी पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स उसमें दिए गए हैं, तो वो भी हमारा कवर होता। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स केम इंडिया 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश जो है वो हिंदुस्तान में आए थे 1600 ईस्वी में। क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे। और किस शक्ल में आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में आए थे, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में आए थे। और उनको लाइसेंस किसने प्रोवाइड की थी हिंदुस्तान में जाने की, ट्रेड करने की? वो वहाँ की एक क्वीन थी उसका, जिसका नाम एलिजाबेथ फर्स्ट था। उसने एक लाइसेंस दे दी थी उनको कि आप जा सकते हो इंडिया में, जाकर ट्रेड कर सकते हो। तो वो हिंदुस्तान में आ गए 1600 ईस्वी में। उसके बाद हिंदुस्तान में आने के बाद वो एक जनरली एक फॉरेन बॉडी मानी जाती थी कि बाहर की कंट्रीज़ की कोई बॉडी है। उनको यहाँ पे कोई रिन्यू राइट नहीं था, सिविल राइट्स नहीं था। तो 1765 में उनको दीवान राइट का मतलब ये होता है कि उनको रिन्यू और सिविल जस्टिस हिंदुस्तान में मिल गया। टेरिटोरियल एक बॉडीज़ बन गई वो। तो उसको 3 जगहों पे मिला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उनको सिविल जस्टिस और रिन्यू के ऊपर दीवान राइट्स मिला। उसके बाद हम थोड़ा जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। 1858 में क्या हुआ कि सिपाही मैटिनी हुई, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट के नाम से भी जानते हैं हम। उसमें क्या हुआ कि कुछ सिपाहियों ने बगावत कर दी थी ब्रिटिश के खिलाफ। उसके बाद ब्रिटिश, उस वक्त तक ब्रिटिश सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट हिंदुस्तान पे जो ब्रिटिश की कंपनीज की सारी अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। उन्होंने हुकूमत करना इंडिया में स्टार्ट कर दी। सिपाही मैटरनिटी, द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। जो सिपाही मैटरनिटी हुई, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो थी, ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो किंग थे, क्वीन थी ब्रिटिश की, उन्होंने डायरेक्ट जो पावर हासिल कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर गवर्नेंस की इंडिया की। उसके बाद ये रूल कब तक रहा? 15 अगस्त। दिस रूल कंटिन्यू until India was granted independent on अगस्त 15, 1947 तक ये रूल कंटिन्यू रहा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असम्बलीज फ्रेम्ड हुई थी
1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज मीन्स एक बॉडी, मेंबर्स ऑफ बॉडी, जिसको काम दिया गया था कि आप हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कीजिए। 1946 में ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला वाला क्वेश्चन जो ब्रिटिश की बात की मैंने, उसके बाद दीवान्स राइट की बात की मैंने, उसके बाद मैंने ये इंडिपेंडेंट की, जिसको हम 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिपेंडेंट मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैम इन टू बींग, कॉन्स्टिट्यूशन कैम इन टू बींग 26, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब वो लागू हुआ? आप अडॉप्ट की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अडॉप्ट। अडॉप्ट हिंदुस्तान का 26 नवंबर 1949 को हुआ था। बट कम इन टू फोर्स, कम इन टू बींग की बात करेंगे, कम इन टू फोर्स की बात करेंगे, वो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले बात किसने की थी? एमन रॉय ने 1935 में बात की थी। अब हमारा ये क्लियर हो गया, आपने पढ़ा ब्रिटिश हिंदुस्तान में कब आए, क्या करने आए, ट्रेड करने आए थे, उनको लाइसेंस किसने दी थी, उसके बाद दीवान राइट कब मिला उनको। सिपाही मैटर्निटी के बाद एक ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने डायरेक्ट हिंदुस्तान पर रूल करना कर दिया, और ये रूल कब तक रहा? 15 अगस्त 1947 तक रहा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी? 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का कब हिंदुस्तान में लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आइडिया किसने दिया था? एम एन राव ने दिया था। उसके बाद हम कंपनी रूल स्टार्ट करेंगे कि कंपनी ने, क्यों कंपनी ने डायरेक्ट कंपनी रूल के पीछे से एक बॉडी चल रही थी, कुछ लोग हिंदुस्तान में, एक कंपनी एक आई थी। अब ये कंपनी रूल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि कंपनीज, इस यहाँ पे एक हादसा होता है जो बुकों पे आपको नहीं मिलेगा। इस यहाँ पे एक हादसा होता है कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी रिच होने के बजाय उसके एम्प्लॉयज रिच हो गए थे, तो वो एक कर्जे में फंस गए थे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए कि हम कर्जे में फंस गए, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप तो बिजनेस करने, वहाँ पैसा कमाने, आप तो उल्टे कर्जे में फंस गए हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उनके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर वहाँ से, उस पार्लियामेंट से हिंदुस्तान के लिए लाज बनने स्टार्ट हो गए कि कंपनीज को किस तरीके से हिंदुस्तान में काम करना है, वो कौन नजर, उसकी रिपोर्ट्स उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट ला बनाएगी, उनको फॉलोज करना पड़ेगा उनको। यही एक कहानी है। उसके पीछे ऐसा सिस्टम नहीं था, कंपनी कर रही थी अपना काम, एक लाइसेंस मिल रही थी उनको, 20 ईयर्स के बाद एक लाइसेंस बन रही थी उनको। उसके बाद तो अब हम कंपनी रूल स्टार्ट करेंगे आज। द कंपनी रूल कब से स्टार्ट हुआ? 1773 से लेकर 1858 तक। और क्राउन रूल, आपको क्राउन रूल मींस डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की कोइंस को, जो पूरी वहाँ की कोइंस यहाँ की हेड्स रहीं, वही, तब तक सिर्फ कंपनीज थी। तो उसका मतलब है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट वहाँ की रूल यहाँ पे करने लगी, वो आया क्राउन रूल का मतलब 1858 लेकर 1947 तक। ओके। उसके बाद हम फर्स्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया कंपनी के उसके पास जाने के बाद कि हम कर्जे में फंस गए हैं, उसको कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कि किस तरीके से कंपनी वहाँ पे पैसा कमाएगी। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप यहाँ पे जो मैं लकीर मार रहा हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है ये। मीन्स क्या लिख रहा हूँ मैं? 1773 है ये, 1773 है। फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एक फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लिया। किस लिए लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल के लिए फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया, एक एक्ट पास किया। इसने रिकॉग्नाइज किया, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, पॉलिटिकली भी इसको रिकॉग्नाइज किया और एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक कमर्शियल, इसको पॉलिटिकली भी रिकॉग्नाइज किया और एडमिनिस्ट्रेटिव भी रिकॉग्नाइज किया। इट लीड ऑन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यहाँ पे क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। उसके बाद नीचे देख रहे हैं आप, इसके फीचर्स हम पढ़ेंगे। डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर कंसेप्ट बताऊंगा। आप देख रहे हैं बंगाल, नीचे लकीर में एक लिखा, उस वक्त 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास, मुंबई, ये इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसियाँ थी, मीन्स स्टेट्स थी, 3 इंडिपेंडेंट थी। इनके अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे, ये किसी अपने, इनके अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी, इनकी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। तो ऐसा मोड़ आया 1773 में कि
जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वारन हस्टिंग। लॉर्ड वारन हस्टिंग। लॉर्ड वारन, यहाँ पे लिखा मैंने लॉर्ड वारन, यहाँ पे लॉर्ड वारन हस्टिंग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था और फर्स्ट लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? लास्ट गवर्नर लॉर्ड वारन हस्टिंग ही था और उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी लॉर्ड वारन हस्टिंग ही बना गया। और इसको 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएगी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करेगी उसके काम करने में। और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और मुंबई थे उसके अंडर हो गए, उनके अंडर काम करना पड़ने लगा। और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट एक फाउंडेशन डाली उन्होंने, एक सुप्रीम कोर्ट क्रिएट किया, एक जुडिशरी बॉडी क्रिएट की। ओके उन्होंने 1774 में उन्होंने एक बॉडी क्रिएट की जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। आप ये नहीं सोचना कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्रिएट किया। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी एक लिमिट पावर थी, सिर्फ कलकत्ताज वाले एरियाज़ में पावर थे, लिमिटेड पावर थी इसकी। इसके एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। ओके उसके बाद हम सेकंड पेज पे आप देख रहे हैं, हम सेकंड पेज पे जा रहे हैं। तो नो प्राइवेट ट्रेडिंग। आपने देख रहा कि मैंने पीछे एक चीज़ बताई थी आपको कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ रिच हो रहे थे ना कि कंपनी। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कंसेप्ट मिल गया उन्होंने कंपनी के एम्प्लॉयज़ पे, जो कंपनी के मुलाजिम थे उनको प्राइवेट ट्रेडिंग इंडिया में, वो अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग भी कर रहे थे इंडिया में अपने आप को, उन्होंने वो चीज़ बंद कर दी। वो गिफ्ट ले रहे थे लोगों से, ब्राइब्स ले रहे थे, करप्शंस कर रहे थे, उस पर टोटली बैन लगा दी। और क्या काम किया, एक बॉडी और बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट के, उसको क्या बोला, आपको रिपोर्ट करनी होगी, किसको रिपोर्ट करनी होगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। रेन्यू के रिलेटेड, सिविल्स, मिलिट्री अफेयर्स के रिलेटेड आपको रिपोर्ट करनी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम देखते हैं कि आप लोग कैसे रिच होंगे, किस तरीके से कंपनी लॉस में चली गई। उसके बाद आप एक पॉइंट पे जो जो दूसरा आप देख रहे हैं, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। इसका मतलब क्या है अमेंडमेंट एक्ट? ये क्या अमेंडमेंट है, किसको अमेंड कर रहा है? जो ब्रिटिश ने 1773 में गलती की थी, एक पॉइंट उन्होंने क्रिएट किया था। वो पॉइंट्स क्या था? उन्होंने एक, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्होंने एक कोर्ट दिया था, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की बात की थी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी आता था, कंपनीज के एम्प्लॉय भी आते थे और लोकल्स भी उसी में आते थे कि जो भी कुछ मसला होगा कोर्ट डिसीजन देगा। तो वो तो फंस गए फिर, वो कैसे करते चोरी, वो किस तरीके से वो ब्रिटिश यहाँ पे, क्योंकि कोर्ट इंसाफ तो कोर्ट को सबको देना है। अब इन्होंने एक दोबारा अमेंडमेंट लाई कि इस कोर्ट की वजह से हमें अपने पावर को फैलाने में, कब्जा करने में, लोगों को तंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ना हम इस कोर्ट की पावर कम कर देंगे। तो एक एक्ट लाया गया, अमेंडिंग एक्ट, किसको? टू रेटिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 को इसकी डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट था? सुप्रीम कोर्ट दिया था उसमें, इंसाफ की बात की थी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लक्ष्मीकांत में शायद नहीं मिलेगा, हो भी सकता है जो 5th एडिशन है लक्ष्मीकांत उसमें 6th एडिशन में अगर आया होगा तो वेल एंड गुड, अगर 5th एडिशन में नहीं था ये। इट एग्जेम्प्टेड द, इन्होंने क्या किया, आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड मीन्स उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट की पावर्स खत्म, हर एक पॉइंट में आप सुप्रीम कोर्ट की पावर खत्म करने के बाद, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर्स जर्नल एंड कौंसल्स फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसने उसको आज़ाद कर दिया गवर्नर जनरल की और उसकी कौंसल जो 4 मेंबर की बॉडी थी उसको सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं रखी, उनको जिसकी जुरिडिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से अलहदा कर दिया। इट आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर, जो भी कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं रखी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उसकी जुरिडिक्शन से उनको अलग कर दिया। जुरिडिक्शंस क्या होता है? मैं
बिल्कुल डेप्थ में जा रहा हूँ। मेरा कंस इसलिए कि बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है उनको भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको समझ नहीं आता। आज थोड़ी लेंथी हो जाएगी कि उनको एक एक वर्ड्स की बेचारों की क्लियरिटी नहीं होती कि जुरिडिक्शंस क्या होता है। जुरिडिक्शंस उसको बोलते हैं जब कोई एम्प्लॉय होता है, हम तहसीलदार की बात करेंगे, किसी भी उसको एक एरिया दिया, एक तहसील दी जाए कि जिसमें उस तहसील में जितने भी ये पटवार हल्का होंगे या कोई एरियाज एक बाउंड्री दी जाएगी कि वो एरिया उसके अंडर आएगा। क्योंकि ना कि डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डीसी। एक जैसे हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का हेड डीसी है, उसको डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो जुरिडिक्शन नहीं, उसका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ही जुरिडिक्शन, वो जुरिडिक्शन की बात की जाती है, वो जुरिडिक्शन होता है। It excludes the revenue matters and the matters arising the collection of revenues from the jurisdiction of Supreme Court। जो भी कलेक्शन के मैटर्स होंगे उनको भी इसकी जो सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन से कलेक्शंस के रिलेटेड जो राइज होंगे, इश्यूज जो राइज होंगे, वो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर कोई पावर नहीं दी। इट प्रोवाइड दैट सुप्रीम कोर्ट it provided the Supreme Court was jurisdiction over all the इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता। इसने एक सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर दे दी कि जो भी लोकल रहने वाले हैं कलकत्ता के, उनके ऊपर आपको पावर है। हिंदू लाज के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेगा, उनमें से कोई फॉल्ट होगा आप सॉल्व करोगे। भाई हमारी कंपनी के ऊपर आपको कोई पावर नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे, तो सॉरी यहाँ पे एक नीचे पॉइंट ही, लीड ऑन द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन इनटू द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल एंड नॉट इन सुप्रीम। जो भी प्रोविंशियल स्टेट से कोई इशू होगा, जो गवर्नर्स की जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास की, मुंबई की, वहाँ से कोई इशू होगा प्रोविंशियल कोर्टों से, वो किसके पास चले जाएगा, वो जाएगा गवर्नर की सुप्रीम कोर्ट के पास। इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। जो भी प्रोविंशियल में काउंसिल्स थी, कोर्ट्स थे, उनके लिए जो लॉज रूल एंड रेगुलेशन बनाने थे, वो कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल, ना कि सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द पॉइंट। आपको समझ आई? ये बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट। ओके। उस